हमारा जल संसाधन क्लास 10 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है। तो जल संसाधन पहले जिसे हम पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या होता है? हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के काम आती है संसाधन कहलाती है। तो जल हमारे लिए बहुत अमूल्य है, हमें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो जल संसाधन इसमें पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं पूरा विश्व का मानचित्र या ग्लोब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर नीला नीला भाग ज़्यादा है। नीला भाग किसको इंडिकेट करता है? जल को इंडिकेट करता है। तो पृथ्वी का 3/4 हिस्सा यानी लगभग 75% हिस्सा जो है वो जल से घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी हम ऐसी बात क्यों करते हैं कि जल की कमी है? उसका कारण क्या है कि जितना भी जल है उसमें लवणीय जल की मात्रा ज़्यादा है। वो जल ज़्यादा है, उसमें नमक की मात्रा है। अम्लीय जल जो हमारे पीने लायक है, हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करता है, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो पीने योग्य समय जल की कमी है और इसलिए हम चाहते हैं कि जल को बचा सकें, जल को हम योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें। आगे क्या है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जल है पृथ्वी पर वही जल चक्र के द्वारा रिसाइकिल होता रहता है। वाष्पीकृत होकर उड़ता है, बादलों में जाता है, बारिश होती है, महासागरों में कुछ उसका भूमिगत जल में हिस्सा चला जाता है, नदियों में, तालाबों में, झरनों में। इस तरीके से ये रिसाइकलिंग होता रहता है, पुनर्चक्रित होता रहता है। इसलिए जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद फिर जल दुर्लभता क्यों? जल दुर्लभता का मतलब क्या है? भाई जल की कमी है। जल दुर्लभता का मतलब इसकी उपलब्धता में कमी होना। तो पीने योग्य समय जल की कमी होना या पीने योग्य स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी आना, उसको हम बोलते हैं जल दुर्लभता। तो जल दुर्लभता के कारण क्या है? अलग अलग इसके कारण है। पहला तो एक नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है कि जिस भी इलाके में वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, वहाँ क्या है? जल की कमी आ जाती है, जल दुर्लभता होती है। दूसरा क्या है? अतिशोषण या अति उपयोग। अगर जल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है घरेलू आवश्यकताओं के लिए, फैक्ट्रियों में या कृषि में, सिंचाई के लिए, किन्हीं भी कारणों से, तो अतिशोषण से जल की कमी आ जाती है। तीसरा है असमान वितरण। प्राकृतिक रूप से भी क्या है? जल का वितरण असमान है। जैसे आप देखेंगे कि भारत के राजस्थान में या जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर बारिश की मात्रा में कमी है। मेघालय में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो जल की उपलब्धता में कमी होती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो समाज में दो वर्ग है। एक वर्ग वो जो साधन संपन्न वर्ग है, उसके पास जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है। एक समाज का वो वर्ग है जो साधन विहीन है, उसके पास जल संसाधनों की कमी होती है। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो घरेलू उपयोगों के लिए भी, ज्यादा उत्पादन करने के लिए, सिंचाई के लिए भी, फैक्ट्रियों के लिए भी, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जल की मांग क्या है? डे बाई डे बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से भी क्या हुआ? जल की कमी आ रही है। अगला है औद्योगिकरण व शहरीकरण। आजादी के बाद क्या हुआ है? देश में उद्योग धंधों पर जोर दिया गया ताकि रोजगार मिले लोगों को, देश का आर्थिक विकास हो। तो उद्योगिकरण हुआ, उद्योगिकरण की वजह से शहरीकरण हुआ और उद्योगों में भी और शहरों में भी जल की जो मांग है वो लगातार बढ़ती है। ज्यादा पानी की खपत वहां पर होती है। ये भी एक कारण है जिससे जल की कमी हो रही है। अगला है कृषि प्रारूप में बदलाव। इसलिए कुछ वर्षों में क्या हो गया है? किसानों ने उन फसलों को बोना शुरू कर दिया है जिन फसलों को बेचकर वो बाजार में ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और वो फसलें ऐसी हैं उनको ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम चावल की फसल को लेते हैं, तो चावल की फसल में बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। और चावल की फसल कब संभव हो पाई है? औद्योगिकरण की वजह से संभव हो पाई है। ऐसी मशीनें हमने बना ली है जिससे कि हम जमीन से आसानी से पानी निकाल सकते हैं और जब चाहे फसल को सिंचाई का जल जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। इस वजह से क्या हो गया है कि लोगों ने अब उन फसलों को बोना शुरू कर दिया है जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत है। अदरवाइज जब हमारे पास टेक्निक नहीं थी, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तब किसान वर्षा पे डिपेंड करता था। तो फिर जो भूमिगत जल है वो वही जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता था। लेकिन अब फसल प्रारूप में परिवर्तन आ गया। किसान मनचाही फसलें उगाता है जिससे कि उन्हें बाजार में ज्यादा दाम मिले और इस फसल प्रारूप में बदलाव होने से ज्यादा सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ी है। उस वजह से भी जल दुर्लभता बनी है।
फिर आधुनिक जीवन शैली। आज व्यक्ति का जो लाइफस्टाइल है वो इतना इस तरह का हो गया है कि वो अपनी हर आवश्यकता के लिए जल का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करता है। प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे वो जल के उपयोग को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्क थे और वो एक लिमिटेड जल का इस्तेमाल करते थे, अपनी आवश्यकताएं उनकी कम होती थी। आजकल हम घरेलू उपयोग के लिए भी लोग गाड़ियाँ धोने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो ऐसी मशीनें आ गई हैं जो जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी क्या करते हैं, जल की मांग को बढ़ा दिया है और उसकी वजह से जो क्या है कि जल की कमी आई है। अगला जो इसकी ये जो सारी बातें हैं ये इनकी क्वांटिटी को लेकर के हैं। जल प्रदूषण ये इसका मात्रात्मक गुणात्मक पहलू है। एक तो जल की जो टोटल वॉल्यूम है, मात्रा, उसमें भी कमी आ रही है। दूसरा क्या है, इसका जो गुणात्मक पहलू है उसमें क्या है कि जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी डाउन हो चुकी है कि वो हमारे पीने के लिए सूटेबल नहीं रह रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कृषि के हमारे तरीके ऐसे हैं या घरेलू उपयोग में हम ऐसा कुछ करते हैं कि लोग जो है जल को, जो हमारे पास जल सोर्स उपलब्ध हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं या ग्राउंड वाटर भी जो है वो हमारे केमिकल्स के यूज की वजह से या कृषि की वजह से क्या हो रहा है वो दूषित होता जा रहा है। उसकी वजह से भी जल दुर्लभता जो है वो पैदा हो रही है, जल की कमी हो रही है। ये जल दुर्लभता के कारण है। एक बार आप हमारा देखिए, ये है जल दुर्लभता के कारण, 6-7 कारण है। 3 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें से एक्सप्लेन करके थोड़ा सा कोई भी 3-4 कारण आप बताना है। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि हमें पता चला कि जल दुर्लभता है, जल कम हो रहा है, ऐसे ही अगर जल दुर्लभता बनी रही, ऐसे ही जल इस्तेमाल करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल जो है उपलब्ध ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जल संसाधन का संरक्षण करना। संरक्षण मतलब जल को भावी पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है एवं प्रबंधन, उसका प्रबंधन करना है। प्रबंधन का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, साथ ही साथ उसका वाइजली इस्तेमाल करना, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी जरूरतें भी पूरी करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस हमारे अमूल्य संसाधन को बचा के भी रखें ताकि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें, सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध रहे और इस अमूल्य संसाधन की धरती पर कभी कमी ना हो। तो जल जीवन में तो बहुत आवश्यक है, इसकी मात्रा और गुणवत्ता में जो कमी आ रही है वो चिंताजनक है। कारण हमने भी डिस्कस किए। तो नदी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो प्रबंधन का एक तरीका क्या है, नदियों पर बांध बनाकर उसको अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना, जिससे कि लोगों की जरूरतें पूरी हों और हम उसका अच्छा प्रबंधन कर सकें। तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो देश में आजादी के बाद बहुत ज़्यादा शुरू की गई। नदियों पे बांध बनाए गए और बांध बना करके नदी का जो जल है उसको अनेक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि एक तो देश का आर्थिक विकास हो, कृषि मजबूत हो, किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो, फैक्ट्रियों के लिए बिजली उपलब्ध हो और शहरों में या गाँव में रहने वाले लोगों के लिए जो घरेलू उपयोग है उसके लिए भी जल की कोई कमी ना हो। बहुत सारे उद्देश्य ये पूरे करें, हमारा देश का आर्थिक विकास हो। तो इसीलिए जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बोला कि ये आधुनिक भारत की मंदिर है, क्योंकि ये हमारे देश को विकास की गति पर लेके जाएंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। क्योंकि जब नहरें निकलेंगी उससे किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा तो कृषि का विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो उत्पादन बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होंगे, उनके पास पैसा आएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा, व्यापार हमारा होगा। इस वजह से हम क्या होंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो जल प्रबंधन की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। क्या क्या उद्देश्य हम पूरे कर सकते हैं इनसे? एक तो जिसे हमने डिस्कस किया कि सिंचाई की जा सकती है, नदियों पर बांध बना करके उसे नहरें निकाल करके। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे राजस्थान में जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम बना करके और राजस्थान नहर, राज केनाल जिसको बोलते हैं, या इंदिरा गांधी नहर, उससे पूरा जो राजस्थान है उसकी कायापलटी होती है। जहाँ जिन इलाकों में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था वहाँ किसान अच्छी फसलें वहाँ ले पा रहे हैं, तो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा क्या है, घरेलू उपयोग, लोगों की घरेलू जो आवश्यकताएं हैं, डोमेस्टिक यूज है, उसके लिए पानी उपलब्ध होता है। तीसरा क्या है, जल विद्युत, बांध बना करके हम उससे जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। और वर्तमान में भारत में 22% जो विद्युत है
वो जल के द्वारा पैदा होती है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत है वो कोयले से पैदा की जाती है। कोयले से जब हम विद्युत पैदा करते हैं तो क्या होता है, कोयला क्योंकि एक अनवीकरणीय संसाधन है, लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करके हम बिजली बनाते हैं तो क्या होगा, हमारा कोयला जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं तो ये क्या होता है, एक नवीकरणीय संसाधन है जल हमारे लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो हमारा जो हमारा आर्थिक विकास है और जो सतत धारणीय विकास है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जल विद्युत हम इससे पैदा करते हैं। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मत्स्य पालन को पीछे रिवायत बनाते हैं, बांध के पीछे जो जलाशय बनाते हैं वहाँ मछलियाँ पैदा की जा सकती हैं, मत्स्य पालन किया जाता है। मनोरंजन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, पिकनिक पॉइंट के रूप में वो डेवलप हो जाता है। और बाढ़ को नियंत्रित करने में भी जो बांध है वो हमारे लिए उपयोग होती है। ये बहुत सारे फायदे होते हैं नदियों पर बांध बनाने से, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बोलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उदाहरण कुछ ऐसे भारत में बहुत सारी नदियां हैं जिन पर बांध बनाए गए हैं। इस तरह की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध है, यमुना नदी पर बनाया गया है, बाखड़ा नानी बांध सतलुज ब्यास नदियों के संगम पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ये कुछ उदाहरण है आपको बता दें। आगे है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध। आजकल क्या होने लगा है कि कुछ पर्यावरणिक और लोग जो हैं इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उनका विरोध करते हैं। लोगों को लगता है कि ये अपने जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। तो इसके विरोध के क्या क्या कारण है, या हम कह सकते हैं कि इनसे हानियां क्या होती हैं, क्या नुकसान होता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, इनका विरोध होता है। पहला तो है कि बाढ़ का कारण। कई बार देखा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो बांध बनाए जाते हैं, बांधों में पानी को संरक्षित कर लिया जाता है, लेकिन जब कभी ज्यादा बारिश आती है तो उस पानी को फिर स्टोरेज करके रख पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे समय में छोड़ दिया गया है इतिहास में, तो फिर वो बाढ़ का जो रूप है और भी ज्यादा विकट हो जाता है। तो कई बार ये क्या है, जो बांध बनाए जाते हैं ये बाढ़ का कारण बन जाते हैं, इस वजह से इनका विरोध होता है। दूसरा क्या है, विस्थापन। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस इलाके में बांध बनाया जाता है वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं, जो वन्य जातियाँ, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, उनको वहाँ से उठ जाना पड़ता है। तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो कल्चर है, उनका रोजगार, उनकी आजीविका सब समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से भी क्या है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विरोध हो रहा है। तीसरा भूमि निर्मीकरण भी एक कारण है कि कुछ इलाके में जलाशय बनाए जाते हैं, उसके आसपास की वनस्पति और जो भूमि है वो निम्नलिखित हो जाती है। जलीय जीवों के आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। और वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष क्या है कि इसके लाभ के वितरण पर बड़ा संघर्ष है। एक वर्ग ये कहता है कि हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, हमें विस्थापित होना पड़ता है, हमारी जमीनें डूब जाती हैं, लेकिन इसका लाभ किसी दूसरे वर्ग को मिलता है। तो इस वजह से समाज में वर्ग संघर्ष पैदा होता है। जैसे कहीं बांध बना करके सरकार का उद्देश्य होता है कि इससे शहरों में बिजली सप्लाई की जाए या फैक्ट्रियों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए, तो इससे किसान विरोध करते हैं कि हमें क्या फायदा हो रहा है इससे। तो इससे वर्ग संघर्ष का एक कारण बनता है। या इस वजह से कई बार के अंतर्राज्यीय झगड़े भी होते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर लेते कावेरी नदी, कावेरी नदी है, उसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में उस नदी के और जो बांध बनाया गया है उससे किसको कितना सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, किसको विद्युत उपलब्ध होगी और खर्चा कौन कितना वहन करेगा, इस बात को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है लंबे समय से। ऐसे ही हरियाणा और पंजाब के बीच में भी जल के बंटवारे को लेकर के डिस्प्यूट है। इस तरह से कई बार अंतर्राज्यीय और कई बार अंतर्देशीय झगड़े भी हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान में भी सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। तो आगे है कि भाई इसका तरीका क्या है, यानी वो तरीका हमारा फेल हो गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं हमने सोचा कि ये जल प्रबंधन का तरीका है, इससे हम जल को बचा के रख सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ये बढ़िया मैनेजमेंट है। लेकिन उसका विरोध होने की वजह से एक नया तरीका, एक नया विकल्प उभर करके आया है। वो क्या है कि वर्षा जल को संग्रहित कर लिया जाए और उससे वो उद्देश्य पूरे किए जाए, जल को बचा करके रखा जाए। तो राजस्थान के जो शुष्क या अर्धशुष्क इलाकों में बहुत कारगर है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी जिसको फॉलो किया है। आप देखोगे प्राचीन काल में हर गांव में जोड़ या तालाब होते हैं, तो उन इलाकों, उनका मकसद क्या है कि जब बारिश हो तो वो पानी से भर जाते हैं और उनको फिर सारा साल पानी अपने डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू जरूरतें उनसे पूरा होती हैं।
तो राजस्थान में क्या किया जाता है, टांका बनाया जाता है या जमीन के अंदर एक कमरा बना दिया जाता है, एक गड्ढा खोद करके और उसको पक्का कर दिया जाता है। फिर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी उसमें स्टोर करके रख लिया जाता है। वो जल का शुद्धतम रूप भी होता है बारिश का जो जल है, उसको पालक पानी, उनका स्थानीय नाम है पालक पानी के नाम से जानते हैं, और वो स्टोर करके रख लिया जाता है। और वो इतना बड़ा होता है कई जगह टांका कि वो सारा साल उनकी घरेलू जरूरतें पूरा करने के काम आता है। तो हम इस तरह से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर, चौधरी, बाड़मेर ये घरों की छतों को टांका के साथ पाइप के माध्यम से जोड़कर वर्षा के जल को संग्रहित कर लिया जाता है। जो ऊपर छत होती है, छत को पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है टैंक के साथ। पहली बारिश का पानी बाहर निकाल दिया जाता है वाल्व के द्वारा, और बाद में जितनी भी बारिश होती है मानसून में वो सारा पानी स्टोर करके रख लिया जाता है। वो घरेलू जरूरतें पूरी करता है। अच्छा, इसका दूसरा फायदा क्या है? तो दूसरा फायदा ये है कि गर्मी से भी राहत। टांका के साथ ही क्या किया जाता है, एक दूसरा कमरा बना दिया जाता है, अंडरग्राउंड कमरा बना दिया जाता है। राजस्थान में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर साथ वाला कमरा है वो पानी से भरा हो तो पड़ोस वाले कमरे में ठंडक आती है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी है कर्नाटक जिले में एक गांव है, मैसूर जिले में गंडापुर गांव। वहां पर क्या है, 200 घर ऐसे हैं जहां पर इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जो व्यवस्था है की गई है, और वो पानी को बचा के रखते हैं। और किस तरीके से होता है, जैसे इस तरीके से काम करता है वो इमेज इसकी। तो इसमें पानी जो है छत पे इकट्ठा हो जाता है, उसको पाइप के द्वारा इस वाटर टैंक में रख लिया जाता है। तो चाहो तो इसको आप थोड़ा फिल्टर करके भी इसको मेन टैंक में डाल सकते हो, या उसको अंडरग्राउंड भी रिचार्ज कर सकते हो, या फिर कोई और बड़ा आप टांका बना सकते उसमें। जैसे स्टोरेज टैंक में यहाँ ये प्लास्टिक का दिखाया गया, यहाँ पर यह मिट्टी से भी बनाया जाता है राजस्थान में, जो परंपरागत तरीका है। इस तरीके से क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। उसके अलावा जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ जो वर्षा जल है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट होता है। पर्वतीय इलाकों में उनको बुल या पुल बोलते हैं। ये क्या होती है, पानी की वाहिकाएं होती हैं, पानी का बहाव जहाँ जा रहा होता है उसको मॉडिफाई करके अपने खेत की ओर ले आते हैं। ठीक है, नालियाँ बना करके, कच्ची नालियाँ बना करके इस तरीके से जो वर्षा जल है उसको अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मेघालय में क्या बांस ड्रिप प्रणाली, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे चैनल्स, जो वाटर चैनल्स आ रहे होते हैं पहाड़ियों से, उनको बांस के माध्यम से अपने खेतों में ले आया जाता है। जैसे ये रहा, इससे पानी आ रहा है तो पानी को उसके बांस के माध्यम से एक बांस से दूसरे बांस में इसे करके अपने खेत में ले आते हैं। ये भी पानी को वेस्ट होने से बचाने का एक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु जो राज्य है 1 नंबर के लिए सतुष्ण आते के बाद, वहाँ पर क्या है, छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, हर घर के लिए कंपलसरी है। अदरवाइज जो है नगर पालिका उनको परमिशन नहीं देती है। और ये मैप है भारत के कुछ प्रमुख बांध है। जैसे मैं पहले बात करी, उत्तराखंड में टिहरी बांध है, ये सिलाल बांध है जम्मू और कश्मीर में, भाखड़ा मंडल बांध है हिमाचल प्रदेश, और ये पंजाब की बाउंड्री पर यहाँ है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है, ये नर्मदा नदी पर गुजरात में प्रतापरोल बांध है, ये महानदी पर उड़ीसा में त्यागुल बांध है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर नागार्जुन सागर बांध है, ये तुंगभद्रा बांध है। ये भारत के प्रमुख बांध है। मैप में से पूछे जाते हैं तो मैप में भी हम इनको आगे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया हमारा। एक और जिससे टॉपिक आया था खड़ीम का, तो जैसलमेर में आम गाँव में देखते हो ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में क्या होता है कि जो नीचा इलाका होता है ये पानी से भर जाता है, जोहड़ या खड़ीम बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जोड़ आप देखते हो। और वर्तमान में भी आप असर कर सकते हो कि वर्तमान में भारत सरकार की योजना है कि खेतों में ऐसा, कई लोग पक्का वाटर टैंक भी बनाते हैं, कई लोग कच्चा डिग्गी बनाते हैं, कच्चा वाटर टैंक बनाते हैं, और जो पानी होता है बारिश का उसको उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, और बाद में जब इसकी जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा टॉपिक था पूरा जल संसाधन सर। हाँ, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो अब आप बताइए जल दुर्लभता क्या है, कौन बताएगा? जल दुर्लभता से आप क्या समझते हो? जल दुर्लभता क्या होती है? समझ, जल की कमी होना या पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी आना। ये अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था हमारा टॉपिक के जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको
आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जैसे कि भाई अभी हम डिस्कस कर रहे थे खड़ी कहाँ बनाए जाते हैं? खड़ी किस राज्य में फेमस है? कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में जैसलमेर के खेत बनाए जाते हैं। पानी को संग्रहित करने का एक तरीका है। इसके अलावा और अगर आपसे पूछे तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी। ठीक है, शाबाश। और कौन सा राज्य है जहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहित करना अनिवार्य कर दिया गया है? बहुत बढ़िया। तो बाकी इसकी एक्सरसाइज है बहुत कल करते हैं। ओके।